दिस इज़ द वीडियो फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इस बार जो आपका पेपर है 22 को, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी लिस्ट लेके आया हूँ आपके पास विद आंसर्स। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के बच्चों की यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दे जस्ट रिलाई मोर अपॉन द टीचर्स की, या टीचर्स समझा देंगे। ठीक है, टीचर्स का काम होता है समझाना, उन्होंने समझा देना, बट अल्टीमेटली काम जो है वो आपने करना है। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू द सक्सेस ऑफ योर फ्यूचर। सो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये कुछ लिस्ट दूंगा इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ही आप समझ लो कि इनमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। आई कैन गारंटी दिस कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। मैंने ढूंढ के क्वेश्चन जो है वो निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अकाउंटेंसी का पूरा एक शेड्यूल जो है उसकी शेड्यूल के साथ प्रिपरेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वीडियो आफ्टर वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें 9464394052। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से हैं? मैंने इनके आंसर्स जो हैं वो नीचे क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, तो आप यहाँ पे सीधा आ जाएं। कौन से 4 एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के? सबसे पहले प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर प्लेस है, फिर प्रमोशन है। आप इनको याद कर लेना आराम से। डिस्कशन करने के लिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, आप मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, देन एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस फिक्स करने में कंपनी की हेल्प करते हैं? तो जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई, देन कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसी कि आपको कॉस्ट कितनी बढ़ रही है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, नंबर 1। दूसरा, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, नंबर 2। मार्केट में कंपटीशन कितना स्टिफ है या मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं। आप लोगों को याद रखना है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस केस में प्राइस में मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है वो कम होता है, और जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं तो उस केस में मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ना वो बढ़ जाती है। देन गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट जीएसटी ले आए, गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन ले आए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने प्राइस को फिक्स करके रखना पड़ता है। Then third question is case study, case based question है। Lina has been appointed as the operations manager in a small trading company dealing in garments. With growing online sales, the company has recently rented space in warehouse to store garments and mail out orders. In order to take the responsibility of order fulfillment, Lina promotes an associate, Kushagra, to post an inventory and other fulfillment supervisor. Kushagra has been given the task to assess whether it is the best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them in batches is the best way of fulfilling orders. In order to minimize the cost and maximize the customer satisfaction through several readings, Lina finds that the standard time taken from the placement of order to the delivery of garments for batch of 100 pieces in 72 hours. This helped her to determine the labor cost on the basis of understanding of the concepts of scientific management, identify and explain the techniques used by Lina and Kushagra टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो करी हैं? नंबर 1 है स्टैंडर्डाइजेशन। टास्क को स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्डाइज टाइम फिक्स कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज जो है कि कितना क्वांटिटी जो है एक बैच में रहेगी। फिर स्पेशलाइजेशन कि जो पर्सन जिस काम के लिए एक्सपर्ट था, लीना ने उस पर्सन को वहाँ पे प्लेस करा, स्पेशलाइजेशन। देन डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट दिया गया, काम किसी एक बंदे के ऊपर जो है वो सारे का सारा नहीं डाला गया, थोड़ा थोड़ा काम सबको डिवाइड कर दिया गया। देन यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उनको भी यूज़ करा गया। सो कौन कौन से साइंटिफिक मेथड, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये प्लीज़ एक बार रीड कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये मेरा इस बार का, मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इन्होंने ना आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इनके बेसिस पे ही जो है सिर्फ आंसर देना है। सॉरी, ये वाला
फॉर्मेशन, स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजरियल डेवलपमेंट, कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे बेस्ड ऑन फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो बेस्ड होता है ऑन प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस। स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉयज स्पेशलाइजेज इन स्पेशल फंक्शंस, एम्प्लॉय स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लाइक मार्केट्स और जियोग्राफिक लोकेशन। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक डिपार्टमेंट जो है उसके साथ रहती है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है वो हर एक डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स, मार्केट्स और जियोग्राफिक लोकेशंस। देन फोर्थ, मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजर्स डेवलप फंक्शनल एक्सपर्टीज़। जब मैनेजर्स होते हैं वो फंक्शनल एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप करते हैं, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में मैनेजर्स जो है वो डेवलप करते हैं जनरल मैनेजमेंट। देन कॉस्ट, लोअर कॉस्ट ड्यू टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की वजह से, क्योंकि देखो हर जो डिपार्टमेंट है ना वो अपने फंक्शंस में एक्सपर्ट है, तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि वेस्टेज जो है वो कम होगी। देन हायर कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन अक्रॉस डिविजन्स, जो हायर कॉस्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर में वो देखी जाती है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन, easier due to functional specialization, coordination is more difficult due to divisional autonomy। divisional autonomy की वजह से जो है coordination मुश्किल होता है। next question is delegation, helps a manager to extend his area of operations as without it his activities would be restricted only what he himself can do। in the light of above statement explain how effective delegation helps the ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे किसके, डेलीगेशन के, कि सॉरी इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि डेलीगेशन जो है वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीजेज मैनेजरियल स्पैन, डेवलप सबॉर्डिनेट्स, improves decision making, enhances motivation, then facilitates growth। Sixth question, it was established by the government of India on April 12, 1988 and as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection। ये सेबी का क्वेश्चन आ जाएगा। सेबी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज गिवन स्टैच्यूटरी स्टेटस इन 1992 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो आइडेंटिफाइंग द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज़ बीन हाईलाइटेड अबव, इट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाई इन पार्ट 1। सो सबसे पहला है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, कि जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनको उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। थर्ड, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, और सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना। Third last, state any 2 functions that are performed for the development of securities market by regulatory body identified in part 1। So it is registration of intermediaries number 1, then monitoring of stock exchanges। फिर इसके बाद अगेन जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं अगेन पैसे लगा रहा हूँ दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हॉट फेवरेट है इस पेपर का, ठीक है। 100% आएगा, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना। चंद्रशेखर शुक्ला रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग a certificate course in food quality assurance and quality control from Netherlands. He was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 50-acre land into a fertile farm. He started by setting out specific goals and laid down related activities to be performed to achieve the goals. Soon he launched his own company, Food and Agribusiness Solution Private Limited. He sought to ensure that the future events effectively meet the best interest of the company. He prepared an annual statement for the production and sales based on sales forecasting. He noticed that the farmers grew only paddy, due to which land remained idle for subsequent 8 to 9 months of a year. He identified and assessed various alternatives through which farms could be utilized for remaining months of the year. Through his accurate vision, judgment and systematic thinking based on analysis of the facts, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetables could be grown, identify and explain the features of one of the functions of management highlighted above। तो कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे? प्लानिंग। सबसे पहले तो कौन से फीचर्स हैं? सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना, प्लान को प्रिपेयर करना, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्लानिंग से रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक जो था वो प्लानिंग से था कि उसने पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी, जिसके बेसिस पे उसने ये सारा कुछ अचीव करा। देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मेरा हॉट फेवरेट है इस साल के लिए।
ये क्वेश्चन पेपर में आने के जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में दिख जाएंगे 100%। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, आपके कम से कम नहीं तो 60-70 एवरेज बच्चे के नंबर जो है वो आ जाएंगे अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो करके जाएंगे। तो बैकवर्ड लुकिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो बैकवर्ड लुकिंग प्लानिंग जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उसके बेसिस पे जो नई प्लानिंग है उसके बेसिस पे नई प्लानिंग करी जाती है, नए गोल सेट किए जाते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होती है अगेंस्ट प्लान परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई डिविएशंस और करेक्ट एक्शन जो हैं वो लिए जाते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, फ्यूचरिस्टिक होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ठीक है। और हमेशा जो है फ्यूचर को देख के, फ्यूचर को ध्यान में रख के जो है प्लानिंग करी जाती है। कंट्रोलिंग जो है वो आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, और वहाँ पे जो प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं ना उनको लिया जाता है टाइम रहते हैं, ठीक। देन द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एक्सप्लेन सब्सिक्वेंट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना और करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लेना। Then in order to streamline the selection procedure so as to minimize the margin of error, certain tests are carried out. कुछ टेस्ट करे जाते हैं, ठीक है, to that attempt to measure the characteristics of individual. Explain 4 such tests. अब सबसे पहले तो एक IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट टेस्ट, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको टेस्ट करा जाता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, और लास्ट में होते हैं साइकोमोटर या डेक्सटेरिटी टेस्ट जो हैं वो होते हैं। ये ज़रूर एक बार देख लेना। देन since the jobs have become more complex, the importance of training has increased. Training program provides numerous benefit to the workers. Explain any 4 that support this statement. ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्रेनिंग को सपोर्ट करते हैं कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, एक बार ज़रूर देख लेना। देन लास्ट क्वेश्चन, when Bhanupriya joined as a technical head of Logic Lotus Innovators, she was keen on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that employees were demotivated as no attention was given to their work. Also, the workers were given little freedom to take decisions. Bhanupriya decided to stimulate the employees by giving each worker t-shirts with name on it. She also decided to include workers in work committees. This helped in improving the performance of the workers. So question number 1, on this basis of understanding Maslow's need hierarchy theory of motivation, identify the human need that भानुप्रिया हैज़ रिकग्नाइज। तो इसमें आएगा सेल्फ रिकग्निशन का, जो एस्टीम नीड्स होती हैं कि हमारे काम को पहचाना जाए, हमारे काम को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाए, कि हम काम कर रहे हैं उसको मतलब पहचाना जाए, रिकग्नाइज किया जाए, ठीक। देन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 इंसेंटिव्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय भानुप्रिया टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब कौन कौन से 2 इंसेंटिव, सबसे पहले तो रिकग्निशन है, कि रिकग्निशन हो काम की, उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए, पहचाना जाए, शाबाशी दी जाए, उनको आते जाते जो है वो कुछ ना कुछ वर्ड ऑफ मोटिवेशन जो है वो दे दिया जाए जिससे वो खुश हो जाएं। देन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये दोनों के दोनों जो है ना नॉन मॉनेटरी जो है वो बेनिफिट्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स मतलब एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं सो दैट एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जो है वो एनहेंस किया जा सके। तो दूसरा है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। सो ये 13 क्वेश्चंस जो हैं आप कर लें, इसमें से 4-5 तो पक्का आ जाएंगे, आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ 4-5 तो पक्का ही आ जाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, अकाउंट्स की ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं फुल शेड्यूल के साथ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।